आज के वीडियो लेक्चर में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है प्रारंभिक आपत्तियां, प्राइमरी ऑब्जेक्शंस। सर्वप्रथम वादी के द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। उसके पश्चात उसके लिए समन जारी किया जाता है। समन जारी करने के पश्चात प्रतिवादी के द्वारा जवाब दावा पेश किया जाता है। जवाब दावा पेश होने के पश्चात फिर टॉपिक आता है प्रारंभिक आपत्तियां। तो सर्वप्रथम ये समझते हैं हम कि प्रारंभिक आपत्ति क्या होती है। प्रारंभिक आपत्ति वे होती हैं जिनका निर्धारण किए बिना न्यायालय मामले में आगे कार्रवाई नहीं करता। सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम यह है कि प्रारंभिक आपत्तियां प्रतिवादी के द्वारा, किसके द्वारा? प्रतिवादी के द्वारा अपने जवाब दावे में उठाई जाती है। तो ये तो हुआ सामान्य नियम कि प्रारंभिक आपत्ति किसके द्वारा उठाई जाती है? प्रतिवादी के द्वारा उठाई जाती है। और जितनी भी आपत्ति होती है वो जवाब दावा पेश करता है, उसमें वो उन आपत्तियों को उठा सकता है। अब सवाल यह है कि प्रारंभिक आपत्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं। तो प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब दावे में निम्न आपत्तियां की जा सकती हैं। जैसे नंबर 1 है अपर्याप्त न्याय शुल्क। सामान्य नियम यह है कि जब वादी अपना वाद पत्र पेश करे, कहां पर? सक्षम न्यायालय में। जब वादी के द्वारा अपना वाद पत्र पेश किया जाता है तो वह पर्याप्त न्याय शुल्क की अदायगी भी उसके साथ में की जाती है। और वह कौन? वादी वाद पत्र में कथन करता है कि उसने पर्याप्त न्याय शुल्क की अदायगी की जा चुकी है। लेकिन प्रतिवादी अपने जवाब दावे में कथन कर सकता है, क्या कथन कर सकता है? कि वादी ने पर्याप्त न्याय शुल्क की अदायगी नहीं की है। ऐसे मामले में अगर मामला धन की वसूली का है तो उस बात का तत्काल निर्धारण किया जा सकता है कि पर्याप्त न्याय शुल्क की अदायगी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अगर मामला अचल संपत्ति के विषय में हो, किसके विषय में हो? अचल संपत्ति के विषय में हो, तो न्यायालय उसका निर्धारण इस आधार पर कर सकता है कि संपत्ति का मूल्यांकन ठीक तरह से किया है या नहीं। अगर न्यायालय संतुष्ट नहीं हो तो ऐसी दशा में बाद की संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दे सकता है कि वह अतिरिक्त न्याय शुल्क जमा करे। दूसरी आपत्ति क्या उठाई जा सकती है? दूसरी आपत्ति उठाई जा सकती है कि वादी निर्धन व्यक्ति नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास न्याय शुल्क देने को धन नहीं हो तो निर्धनता का आवेदन पेश किया जाता है। जब निर्धनता का आवेदन पेश किया जाता है तो न्यायालय प्रतिवादी को सुनवाई का मौका दे सकता है। तो ऐसी अवस्था में प्रतिवादी क्या आपत्ति कर सकता है? कि वादी निर्धन नहीं है। और ऐसी दशा में विभिन्न कारणों पर विचार करने के बाद न्यायालय इस बात का विनिश्चय करता है कि आवेदक को निर्धन व्यक्ति के रूप में आवेदन करने की इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। तीसरी आपत्ति क्या उठा सकता है
कि दीवानी अधिकार के संबंध में। किसके संबंध में? दीवानी अधिकार के संबंध में। कैसे? दीवानी न्यायालय में दावा दीवानी अधिकार के लिए संस्थित किया जाता है, किसी अन्य अधिकार के लिए नहीं। अगर प्रतिवादी यह समझता है कि जिस अधिकार के प्रवर्तन के लिए दावा दायर किया गया है वह दीवानी अधिकार नहीं है, तो प्रतिवादी के द्वारा प्रारंभिक आपत्ति की जा सकती है कि ऐसी दशा में न्यायालय पहले यह तय करे कि जिस अधिकार के प्रवर्तन के लिए दावा दायर किया गया है क्या वह दीवानी अधिकार है। अगर दोनों पक्षों को सुनने के बाद में न्यायालय इस निष्कर्ष पर आता है कि जिस दावे के लिए दावा किया गया है वह दीवानी अधिकार नहीं है, तो ऐसी दशा में वादी के द्वारा संस्थित किए दावे को न्यायालय के द्वारा खारिज किया जा सकता है। और अगर न्यायालय यह समझता है कि वह दीवानी अधिकार है तो आगे कार्रवाई कर सकता है। चौथी आपत्ति जो उठा सकता है वह है बाध हेतुक कारण के बारे में। चाहे वादी का दीवानी अधिकार क्यों ना हो, लेकिन ऐसे अधिकार के प्रवर्तन के लिए दीवानी दावा तभी संस्थित किया जाता है जब दीवानी अधिकार को प्रवर्तन के लिए बाध हेतुक कारण उत्पन्न हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि वादी वाद दायर तभी कर सकता है जब कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो गया है या अराइज हो गया है, तभी वाद दायर कर सकता है। अगर दावा दायर करने के लिए बाध हेतु अर्थात कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ है तो वादी के दावे को खारिज किया जा सकता है, क्योंकि वह दीवानी दावा तभी दायर कर सकता है जब बाद में बाध हेतु उत्पन्न हो गया हो। लिहाजा प्रतिवादी प्रारंभिक आपत्ति कर सकता है कि वाद हेतु कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। पांचवी जो आपत्ति है वो उठा सकता है न्यायालय की अथवा किसी अन्य प्राधिकारी की इजाजत। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें दावा संस्थित करने के लिए न्यायालय की इजाजत जरूरत होती है। इसके लिए न्यायालय के सामने आवेदन करना होगा, जैसे सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत प्रतिनिध्यात्मक जो दावा होता है। नंबर 2 सीपीसी के सेक्शन 20 के अंतर्गत किसी मामले में 2 या 2 से अधिक प्रतिवादी हैं, अलग अलग न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करते हैं, कारोबार करते हैं, आजीविका करते हैं, तो ऐसा दावा उनमें से किसी एक न्यायालय में दायर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए न्यायालय की इजाजत की आवश्यकता होती है। तीसरी बात है कि सीपीसी के जो धारा 91 है के अंतर्गत लोक न्यूसेंस के दावे 2 या अधिक व्यक्ति प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा दायर किए करने से पूर्व न्यायालय की इजाजत की आवश्यकता से दायर किया जाना चाहिए। किसी धार्मिक संस्था के बारे में सीपीसी की जो धारा है 92 के अंतर्गत 2 या अधिक प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा दायर किया जाता है तो इसमें भी न्यायालय की इजाजत की आवश्यकता होती है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या कोई दावा दायर करने के लिए अन्य प्राधिकारी की इजाजत की आवश्यकता है। तो ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पर दीवानी दावा दायर करने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी की या सरकार की इजाजत की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सीपीसी के धारा 83 से लेकर के 86 के अंतर्गत मुकदमा विदेशी
किसी विदेशी या विदेशी राजदूत है, विदेशी संप्रभु है, तत्कालीन देशी रियासत के शासक के विरुद्ध है, ऐसा दावा दायर करने के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति, किसके? भारत सरकार की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है और इसके लिए मुख्य सचिव के सामने आवेदन पेश करना होगा। अगर भारत सरकार की इजाजत के बिना या प्राधिकारी की इजाजत के आवेदन पेश कर देते हैं तो प्रतिवादी के द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाने का आधार प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है, ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम। थैंक यू।